आप थोड़ा एडिटिंग की करियर ग्रोथ के बारे में थोड़ा बता सकते हो? वीडियो एडिटिंग में स्टेबिलिटी तो अब देखा जाए पिछले लास्ट 1-2 साल से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हर ब्रांड, हर बिजनेस कंटेंट बनाने की तरफ जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप उन एडिटर से थोड़ा यूनिक हट पाओ, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? एज एन एडिटर आपको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना पड़ेगा, और सिर्फ एडिटिंग को लेकर नहीं, आपका अगर कोई क्लाइंट है उसके और क्या प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? पेरेंट्स को कन्विंस तो मैंने किया नहीं, मैंने उनकी सुननी छोड़ दी, कह लो कि मुझे जो पसंद था फिर मैं वही करने लग गया। पर क्योंकि लॉकडाउन था और मेरे पास अपना लैपटॉप था और थोड़ा बहुत जो मैं खुद का शूट करता था वो था, तो फिर तब मैंने एडिटिंग चालू की, तब शुरू की कि हाँ। आपको क्या लगता है कि अगर एआई इसी स्पीड से वर्क करता रहा है, एआई में इन्हांसमेंट होती रही, तो क्या एडिटर की जॉब जो है आगे खतरे में है? जब तक वो नहीं सोच पा रहा है तब तक तो सेफ है। हाँ, जिस दिन वो हो गया फिर फिक्र करने की बात हो गई। तो बहुत सारे एडिटर्स जो है वो इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्ट करते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा पे नहीं मिलती है, या आपको कि मनीटरी वाइज वो उतना स्ट्रॉन्ग और सिक्योर फील नहीं करते। जब भी स्टार्टिंग में कम में काम होता था या किसी जॉब में मैं कम पैसों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तो मेरे लिए वो तो एक एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता था कि मेरे स्किल सेट में ऐड हो रहा है, तो मैं उस माइंडसेट से चलता था। जॉब्स के रिगार्डिंग एक थोड़ी सी फ़नी स्टोरी याद आ गई। तो तब मैं आईटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था, कोविड का टाइम था, तो फ़ोन पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे। उन्होंने वेब डेवलपर का रोल था शायद, और उन्होंने मेरे से पूछा कि बेसिक क्वेश्चंस पूछे और मुझे आते नहीं, तो वही सामने से मुझे इंटरव्यूअर ने बोला कि आप और कुछ भी इसके अलावा फॉलो करते हो कोडिंग एंड ऑल के अलावा? तो ऐसे ही मैंने बोल दिया कि मैं फोटोग्राफी और वीडियोज़ करता हूँ थोड़ा बहुत। कहते यू शुड ट्राई करियर इन दैट, ये आपके बस का लग नहीं रहा। मुझे इंटरव्यूअर ने ऐसा फ़ोन पे बोला। हाय हरसिमरन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? हाय काजल, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। फ्रॉम योर वर्ड्स मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा। सो आई वांट कि आप एक क्विक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के साथ अपना शेयर करो। हाय, मैं हरसिमरन हूँ और मैं राजपुरा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग मेरी यहीं हुई है 12th तक, और फिर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और मैं एज अ वीडियो एडिटर काम करता हूँ अभी, और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया मैनेज भी करता हूँ। ओके ओके, थोड़ा बहुत तो नहीं, सोशल मीडिया मैंने देखा है आप बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो और मैंने बहुत सारे अपने यूट्यूब की वीडियोस भी आपसे एडिट करवाई है, एंड द वर्क दैट यू डिड इट वाज वेरी ऑसम। मतलब इनिशियल डेज पे एडिटिंग वगैरह मैं भी कर लेती थी, बट देन आई रियलाइज कि मुझे थोड़ा बहुत प्रोफेशनल एडिटिंग करनी चाहिए अपने चैनल में। तो देन आई इनकाउंटर हरसिमरन, और हरसिमरन से मैंने काफ़ी वीडियोस एडिट भी करवाई हैं अपने चैनल की, एंड ही डिड अ ग्रेट वर्क। सो हरसिमरन, कैसे आपने सोचा कि आप एडिटिंग करियर को चूज़ करोगे? बिकॉज एज यू हैव मेंशन कि आपने इंजीनियरिंग की थी, वो भी कंप्यूटर साइंस में, और देन सडनली यू ऑप्टेड फॉर एडिटिंग फील्ड, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फील्ड। तो आप कैसे एडिटिंग करियर में आपने परस्यू करने का सोचा? तो और आप अपनी बीटेक की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी काजल, ऐसा था 12th के बाद, जैसे मैंने एंट्रेंसेस क्लियर किए थे जेई, तो मेरा सीट एलोकेशन हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में। पर कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जो 2-3 महीने पहले का टाइम होता है जैसे, तो उसमें बंदा फ्री होता है, कुछ करने को तो होता नहीं, क्योंकि कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ और 12th आपकी हो रखी होती है। तो ऐसे ही मैं इंटरनेट पे चीज़ें देखता रहता था, तो थोड़ा बहुत मुझे फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट आया तब, कि फ़ोटोज़ खींचना और ये सब में। और तो मतलब वो तो जस्ट एक एज एन होता कि एज अ हॉबी हो गया, एज एन आइडिया ही था कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, मतलब कूल चीज़ है करने को। तो कॉलेज में तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया, पर जैसे जैसे मैं कॉलेज करता गया, इंजीनियरिंग में मुझे उतना मज़ा नहीं आया, कोडिंग या चीज़ें वो मुझे इंटरेस्ट नहीं करती थी इतना। तो फिर मैं धीरे धीरे फ़ोटोग्राफी ही करने लग गया। तब मैं मोबाइल से फ़ोटोज़ लेता था और ट्रैवल फ़ोटोग्राफी, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी करता था, और इंस्टाग्राम पे डालता था। तो वहाँ पर इंस्टाग्राम पे अच्छे मेरे साथ लोग नेटवर्क में होने लगे, वो प्रेज़ करते थे फ़ोटोज़ की, और कई फ़ोटोज़ अच्छे-अच्छे पेजेज़ पे फ़ीचर होती थी। 1-2 फ़ोटोज़ मेरी नेट जियो पे फ़ीचर हुई हैं। तो मुझे उस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लग गया कि इंजीनियरिंग तो समझ आ नहीं रही, क्यों ना फ़ोटोग्राफी साइड ही कुछ किया जाए। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे-धीरे मैं ऐसे ही काम कर रहा था, तो चंडीगढ़ में मैं रहता था, तो वहाँ के लोकल कोई फ़ोटोग्राफ़र होता या कोई प्रोडक्शन हाउस होता, कुछ वो काम कर रहे होते, तो मैं असिस्ट करने चला जाता उनको।
और ऐसे ही ओके। चीज़ें करता था। और जैसे थोड़ा मतलब मुझे लगा कि इसमें ग्रोथ आ रही है, तब लॉकडाउन आ गया। तो जैसे ग्रोथ आने लगी, लॉकडाउन आ गया, ओके। तो मुझे लगा यार ये तो गलत बात हो गई। पर क्योंकि लॉकडाउन था और मेरे पास अपना लैपटॉप था और थोड़ा बहुत जो मैं खुद का शूट करता था वो था, तो फिर तब मैंने एडिटिंग चालू की, तब शुरू की कि हाँ, अब फ्री बैठा हूँ, एडिटिंग ट्राई कर लेता हूँ। तो वैसे करते-करते फिर धीरे-धीरे एज़ एन एडिटर ही बन गया फिर मैं। सही आपने जो अपनी जर्नी शेयर की है दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग बट सोचने में बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है बट इट इज़ वेरी अनयूजुअल करियर पाथ बिकॉज़ जैसे आपने बताया आप इंजीनियरिंग कर रहे थे और यूजुअली जब भी पेरेंट्स आप राजपुरा से बिलॉन्ग करते हो तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने एंड वो पाथ जो है काफ़ी सिक्योर रहता है, पेरेंट्स अक्सर मानते हैं एंड आपने बहुत ही अनकन्वेंशनल पाथ फॉलो किया एडिटिंग साइड में। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया और कॉलेज में क्या आपका माइंडसेट क्लियर था कि आपको आगे एडिटिंग में जाना है? पेरेंट्स को कन्विंस तो मैंने किया नहीं, वो क्योंकि वो तो अच्छा। अभी भी पिछले कुछ टाइम ओके। तक बोलते रहते थे कि आईटी जॉब में जाना चाहिए वैसा। पर हाँ, मैंने हाँ। उनकी सुननी छोड़ दी, कह लो कि मुझे जो पसंद था फिर मैं वही करने लग गया। तो जैसे आपको मैंने ओके। बताया कॉलेज टाइम में तो जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी हुँ। करता था या किसी को असिस्ट करता था, तो हाँ, मॉनेटरी हाँ। तो कुछ मिलता नहीं था मुझे, मतलब एज़ अ पैशन ही होता था, सीखने को हुँ। मिल रही हैं चीज़ें। तो तब तो पेरेंट्स हुँ। बिल्कुल ही वो करते थे कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है। बट देन जैसे ही हुँ। मुझे जॉब्स मिली, फिर मैं खुद का फ्रीलांस शुरू किया। फिर उन्होंने देखा कि हुँ। जितना मतलब कि एक एवरेज आईटी इंजीनियर कमा रहा है, उतना ही मैं कर पा रहा हूँ। हुँ। तो वो ओके। धीरे-धीरे सपोर्टिव होने लग गए कि हाँ, चलो कुछ कर रहा है, बढ़िया कर रहा है फील्ड में। तो वैसा सीन था। हुँ। हाँ जी। ओके। ये तो चलो अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो बट वैसे जैसे मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा एडिटिंग एक अनप्रेडिक्टेबल करियर पाथ हो गया, कोई भी क्रिएटिव फील्ड कह लो। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो यूजुअली एक स्टेबल जॉब हम ले सकते हैं या ले-ऑफ्स होते हैं आई नो बट एक जॉब में स्टेबिलिटी होती है जो कि आई थिंक सो एडिटिंग करियर में नहीं हो। सो आप मुझे आइडिया नहीं है वैसे तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा एडिटिंग की करियर ग्रोथ के बारे में थोड़ा बता सकते हो कि अगर कोई भी बिगिनर आना चाहता है एडिटिंग साइड पे तो उसे करियर में क्या-क्या स्ट्रगल्स देखने को मिल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उसमें स्टेबिलिटी की बात पे मैं थोड़ा ऐसा कहता हूँ कि स्टेबिलिटी तो किसी भी फील्ड में नहीं होती, वो तो एक सर्कमस्टेंशियल चीज़ होती है। अब जैसे मेरे दोस्त इंजीनियर्स हुँ। ही हैं, तो एक दोस्त मेरा हुँ। अभी गूगल में है, वो अच्छा काफ़ी 40-45 लैक्स पर एनम कर रहा है। दूसरा दोस्त मेरा ले ऑफ हो गया हुँ। 6-7 लैक्स की जॉब से। तो वो तो मतलब ऐसे जनरलाइज़ करना कि इस फील्ड में स्टेबिलिटी है, इस फील्ड में नहीं है, हुँ। वो नहीं मेरे हुँ। को उतना सूट करता। पर हाँ, वीडियो एडिटिंग हुँ, में हुँ। स्टेबिलिटी तो अब देखा जाए पिछले लास्ट 1-2 साल से काफ़ी अच्छी है। क्योंकि हर हुँ, हुँ, हुँ। ब्रांड, ओके। हर बिज़नेस कंटेंट बनाने की तरफ जा रहा है और हर एक को ओके। चाहिए कि कोई वीडियो करे, कोई एडिटिंग करे, कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट करे, हुँ, कोई हुँ, हुँ। ग्राफ़िक डिज़ाइन करे। तो ये तो हुँ, अभी हुँ। अभी थोड़ा ये चल रहा है कि इस फ़ील्ड में हुँ। ऐसा नहीं है कि अनस्टेबिलिटी हो। अगर आप थोड़ा अच्छा काम कर रहे हो और आप हुँ। एज़ अ पर्सन ये लोगों से इंटरैक्ट अच्छा करते हो, तो आई डोंट थिंक कि अनस्टेबल होगा कभी। ओके, ग्रेट। सो आपको क्या लगता है कि कोई वीडियो एडिटर है तो उसमें क्या यूनिकनेस होती है जो कि आपको डिफरेंट करती है दूसरे एडिटर से? बिकॉज़ आई टोटली एग्री विद यू बिकॉज़ आज ऑनलाइन का ज़माना है। हर कोई चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई भी पर्सन हो आज सारे के सारे लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और किसी न किसी वे में इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया उसके थ्रू वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों को दे रहे हैं और उसके लिए उन्हें एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और एडिटिंग के लिए इट्स अ गुड स्कोप बिकॉज़ अब सारा कुछ जितना भी डिजिटल कंटेंट है वो ऑनलाइन होने लगा है। बट उसके अलावा अगर हम बात करें आज उसी के साथ बहुत सारे एडिटर्स भी होंगे मार्केट में। तो अगर आप चाहते हो कि आप उन एडिटर से थोड़ा यूनिक हट पाओ तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? एडिटर्स के लिए सजेशन ये रहेगा कि मोस्टली हुँ। जो एडिटर्स होते हैं, वो बेसिकली हुँ। सोचते हैं कि हम टूल्स पे काम करते हैं कि अगर मेरे पास कोई वीडियो आ रहा है, मैंने हुँ। प्रीमियर में बना के दे दी और उतना ही मेरा काम है। बट हाँ जी। एज़ एन एडिटर आपको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना पड़ेगा और सिर्फ़ एडिटिंग को लेकर हुँ। नहीं, आपका अगर कोई क्लाइंट है, उसके और क्या प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो? क्या आप उसका टाइम बचा सकते हो? कि अगर वो हुँ। बहुत ही बिज़ी बिज़नेसमैन है, तो क्या आप हुँ। उसको 10 घंटे की जगह 1 घंटा शूट करने में लगे, तो आप वैसा कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हुँ। हो। चाहे आप एआई यूज़ करो या ओके। कोई और चीज़ें यूज़ करो।
वैसी चीज़ें हो गई। फिर ओके। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को वैसे प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप कैमरा कैसे कर रहे हो, तो क्या आप वैसी चीज़ें भी सॉल्व कर सकते हो? तो ये तो हो गया एडिटिंग के डेफिनेटली। बाहर की चीज़ें। एडिटिंग में अब आपको देखना चाहिए कि आप स्टोरी टेलिंग को भी फ़ोकस करें। आप ये नहीं है कि सिर्फ़ जैसा बोला गया वैसा बना के दें, आप अपनी क्रिएटिविटी लाएँ। क्या आप उस स्टोरी को एक बेटर तरीके से बता सकते हो रेदर दैन द जो भी क्रिएटर ने बनाया है। तो वो चीज़ें हैं जो थोड़ा डिफ़रेंस बनाती हैं एक एडिटर के लिए। नहीं तो सिंपल टूल्स पे कट लगाना और चीज़ें बनाना वो तो हर एडिटर कर ही लेता है। तो हरसिमरन, आपने अपने कॉलेज टाइम पर कोई प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट किया था? जैसे कि आपने कहा कि आपको इंजीनियरिंग के डेज़ में पता लग गया था कि आपको उसमें उतना अच्छा नहीं लगता, या आप उसमें फ्यूचर में करियर जो है वो परस्यू नहीं करना चाहोगे। तो आपने साइड बाय साइड एडिटिंग कैसे सीखी? आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स सीखा था? प्रोफ़ेशनल कोर्स तो कोई नहीं किया मैंने, बट कॉलेज टाइम में ये फ़ायदा था कि जैसे मैं हॉस्टल में रहता था, तो वाईफ़ाई खुला मिलता हाँ है जी। वहाँ। तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब हाँ पे जी। बहुत चीज़ें देखता था, ट्यूटोरियल्स देखना, उनको ट्राई करना चीज़ों को। तो उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा सीखा है मैंने। बाकी फिर जैसे जैसे मैं काम करता रहा, जैसे आपको बताया मैंने भी, हुँ। लोगों को असिस्ट करना, उनसे एडवाइस लेना, उनसे फीडबैक लेना, उन चीज़ों ने ही हुँ। मेरा मतलब कि मेरे को थोड़ा पॉलिश किया है। ऐसा प्रोफ़ेशनल कोई कोर्स नहीं किया मैंने। ओके। तो जैसे आपने बोला कि आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते थे, तो आप बता सकते हो कि कौन-कौन से ट्यूटोरियल्स वगैरह आपने देखे जिससे आपको हेल्प हुई हो, या आपने स्टार्ट कैसे किया? बिकॉज़ अभी कोई भी एडिटर बनना चाहता है, तो कौन-कौन से टूल्स वगैरह वो सीखना स्टार्ट कर सकता है एडिटिंग? तो मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर चैनल फ़ॉलो नहीं किया फॉर रिगार्डिंग द हाँ जी। एडिटिंग कि एडोबी प्रीमियर प्रो को बस ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करता था कि एडोबी प्रीमियर प्रो, और उसमें कुछ भी चीज़ करनी हो, स्पीड रैंपिंग करनी हो, हुँ, मास्किंग करनी हो, कट्स लगाने के तरीके या कुछ हुँ, इफ़ेक्ट्स, तो वैसे ही मैं रैंडम हुँ, चैनल्स देखता था। पर उसके बाद देखा मैंने कि जीएफएक्स मैनपावर करके एक क्रिएटर हैं, पाकिस्तानी क्रिएटर हैं, और हुँ, उर्दू, हिंदी में वो ट्यूटोरियल्स देते हैं। और वो पूरा इन डेप्थ हर हुँ। सॉफ्टवेयर की पूरी एज़ निक नैक पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके वीडियोज़ काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो आप कह रहे हो कि अगर कोई बिगिनर है तो वो एडोब प्रीमियर प्रो सीखना स्टार्ट कर दे, उससे वो एक स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और टूल्स होते हैं जो कि सीखने चाहिए एज़ एन एडिटर? हाँ जी, हाँ जी। अब तो मार्केट में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। एडोबी प्रीमियर हुँ, प्रो हो गया या डाविंची रिज़ॉल्व हो गया। हुँ। अगर आप मोबाइल से स्टार्ट हाँ कर रहे हैं जी। तो कैपकट या काइनेमास्टर या इनशॉट जैसे टूल्स हो गए। हाँ जी, तो हाँ जी। अब ऐसा टाइम आ गया है कि टूल्स सीखना कोई इतनी बड़ी प्रायोरिटी रह नहीं गई। अनलेस हुँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक जगह जाना है जहाँ वो टूल की डिमांड हो रही है। अगर आप एडिटिंग हुँ, सीखना हुँ। अब तो इवन एआई से इतना अच्छा-अच्छा चीज़ें बन जाती हैं, आपको मेबी एडिटिंग टूल्स की इतनी नॉलेज ना भी हो तो भी काम चल जाता है। तो टूल्स सीखना ओके। इसलिए ज़रूरी है, अगर मान लो कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उसके अराउंड हाँ अगर वहाँ जी। 100 लोग एडोबी प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे एडोबी प्रीमियर आना चाहिए। नहीं तो आई डोंट थिंक कि आपको पर्टिकुलर किसी टूल को लेके फिक्सेट करना चाहिए, क्योंकि टूल सीखना बहुत ईज़ी हो गया है आजकल। ओके, ओके। सो हरसिमरन, अभी आपने एआई का ज़िक्र किया, तो आप कह रहे हो कि जैसे कि एआई आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग जो है वो ईज़ी हो गई है। आपको क्या लगता है कि अगर एआई इसी स्पीड से वर्क करता रहा है, एआई में एनहांसमेंट होती रही, तो क्या एडिटर की जॉब जो है आगे खतरे में है? क्योंकि यूजुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर को तो लगता है, बट हाँ, जो लोग मार्केट को जानते हैं अच्छे से, दे कैन से कि हाँ, कोई ऐसा होने नहीं वाला। तो आप अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा बताइए? एआई से खतरा नहीं है, क्योंकि अगर एआई हुँ, किसी एडिटर की जॉब ले रहा है तो वो एडिटर बिल्कुल ही बेयर मिनिमम ही प्रोवाइड कर रहा हुँ। होगा। क्योंकि एआई अभी ओके। इतना, अब एक टर्म हाँ ऐसे जी। एआई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक टर्म हाँ मैं जी, यूज़ हाँ करता जी। हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी एआई में वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाली कैपेबिलिटी नहीं है जो ट्रू। कि स्टोरी टेलर्स को, वीडियो एडिटर्स को होती है, जो अच्छा जो कोई कर रहा है ना। हुँ। तो जब तक तो हाँ जी, हाँ एआई जी। इतना डेवलप नहीं हो जाता, वो इमोशनली सोच पाए एडिट में, कि अगर मान लो कोई वीडियो एडिट हो रहा है कि यहाँ पर स्लो मोशन क्यों यूज़ हुआ, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों यूज़ हुआ। हुँ। जब तक हाँ जी, हाँ वो जी। नहीं सोच पा रहा है तब तक तो सेफ है। हाँ, जिस दिन वो हो गया फिर फ़िक्र करने की बात हो जाएगी। हाँ जी, मैं तो एग्री करती हूँ आपसे, क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस अभी एआई के अंदर तो नहीं है, और अगर हम कोई भी वीडियो एडिट कराते हैं, तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना पाना एआई के बस की बात है ही है नहीं। ही नहीं। सो हाँ जी। हरसिमरन, एक्चुअली
आपने तो काफ़ी अच्छी कंपनी भी इस्टेब्लिश कर ली है, आपके अंडर ऑलरेडी एडिटर्स काम कर रहे हैं। बट जब आपने स्टार्ट किया था एज़ अ वीडियो एडिटर, जब आपने बिल्कुल इनिशियल कॉलेज में स्टार्ट किया था, तो हर एक एडिटर के दिमाग में यही जो बात है वो क्लिक करती है कि एडिटिंग का स्कोप हो सकता है, अच्छे एडिटर का अच्छा स्कोप है, बिकॉज़ जितने भी यूट्यूबर्स हैं लाइक या कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, अगर वो इनिशियल स्टेज पर है, अभी उनका चैनल उतना ग्रो नहीं किया है, तो वो आपको उतना पे भी नहीं कर सकते। आप एडिटर को भी उतना ही पे करोगे जितने आपके चैनल की ग्रोथ होगी, राइट? तो बहुत सारे एडिटर्स जो हैं वो इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्ट करते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा पे नहीं मिलती है, या आपको कि मनीटरी वाइज़ वो उतना स्ट्रॉन्ग और सिक्योर फील नहीं करते। बट आज आप अपने करियर में थोड़ा आपने ग्रोथ वहाँ तक अचीव कर ली है कि आप आज बहुत सारे आपने एडिटर की टीम रखी हुई है। बट जो इनिशियली स्टार्ट कर रहा है, तो वो मनीटरी वाइज़ कैसे इनसिक्योर ना फील करे और वो कैसे करियर में आगे ग्रोथ कर सकता है? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो एक टाइम होता ही है ऐसा कि आप जितना सोचते हो कि मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बट उसमें ये है कि अब जैसे मेरा कोई एडिटिंग का लेके प्रोफ़ेशनल मैंने कोई कोर्स नहीं किया, या हाँ जी। कुछ ऐसा किया नहीं कि मैं अपने आप को एज़ एन अथॉरिटी बोल सकता स्टार्टिंग में कि मैं बहुत ही बढ़िया एडिटर हूँ। तो जो हुँ, अथॉरिटी हुँ, मैंने हुँ। गेन की, मैंने काम कर के ही किया। तो जब भी स्टार्टिंग में काम होता था, हुँ, या किसी जॉब में मैं कम पैसों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तो मेरे लिए वो तो एक एज़ अ लर्निंग अपॉर्च्युनिटी होता था कि हाँ, कि यहाँ पर हुँ, सीखने को मिल रहा है चीज़ें। तो हुँ, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था चीज़ें, और जहाँ मान लो कि 8 या 9 घंटे लगते हैं, मैंने वहाँ 12-12, 13-13 घंटे इसलिए लगाता था कि कुछ नई चीज़ें सीखने हुँ, को मिल रही हैं, और ये सब हुँ, मेरे स्किल सेट में ऐड हो रहा है। तो मैं उस माइंडसेट से चलता था, और फिर उसने बाद में जब एज़ अ फ्रीलांसर मैंने स्टार्ट किया, तो काफ़ी चीज़ें काम आई मेरे। क्योंकि मैं सिर्फ़ एज़ हुँ, एन एडिटर नहीं था, तब मेरे को मान लो कि कैमरा वर्क भी अच्छे से आता था, कॉपीराइटिंग भी थोड़ी बहुत मैं कर हुँ, लेता था, थोड़ा बहुत पोस्टिंग हुँ, सोशल मीडिया पे क्या लिखना चाहिए, कैसी पोस्टिंग होनी चाहिए, वो सब का भी मुझे अच्छा आइडिया हो गया हुँ, था। तो हाँ, वैसे हुँ, माइंडसेट से ही मैंने सोचा कि लर्निंग अपॉर्च्युनिटी है, चाहे इतना मॉनेटरी फ़ायदा नहीं है। हुँ। पर जैसे हरसिमरन आपने बताया कि आपके पेरेंट्स जो है इनिशियली वो उतने कन्विंस नहीं थे, बट जैसे-जैसे आपने अपने करियर को प्रोग्रेस किया, आपने एडिटिंग फील्ड में अच्छा काम किया, तो आपके पेरेंट्स को भी देख के लगा कि हाँ, आप मॉनेटरी अच्छा कर रहे हो, तो हमारा जो बेटा है वो फाइनली एडिटिंग कर सकता है। बट यूजुअली बहुत मुश्किल होता है इनिशियल जो एडिटर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ जैसे कि आपने बताया कि आप मॉनेटरी वाइज़ नहीं सोच रहे थे, आई ट्रूली एग्री। बट एक लर्निंग का स्कोप तो होता है, बट कहीं न कहीं वो मनी ऑब्स्टेकल तो क्रिएट करती है, क्योंकि कहीं न कहीं फैमिली वालों को होता है कि भई हमारा जो लड़का है या लड़की है वो उतना अर्न नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या लगता है कि अगर इनिशियली कोई भी एडिटर ऐसे चैलेंज फेस कर रहा है, तो वो कैसे इसको ओवरकम कर सकता है, जैसे कि आपने किया? चैलेंज फेस कर रहा है, तो इसका सबसे हुँ, मतलब कि एक ही आंसर होता है कि आप कुछ एविडेंस प्रोवाइड कर पाएँ घरवालों को कि हाँ, कि मैं इसमें कुछ कर पा रहा हूँ। हाँ अब जी। जैसे अगर मैं कॉलेज टाइम में फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था, हुँ, तो कोई भी हुँ, इतना सीरियस नहीं लेता था मुझे भी, क्या ऐसे ही फ़ोटो खींच रहा है, और उसमें हुँ, वही तो फिर जब तक मेरे फ़ोटोज़ अच्छे हुए, और जैसे आपको बताया मैंने कि हुँ, नेट जियो में या किसी और पेजेज़ ने हुँ, फ़ोटोज़ मेरे शेयर किए, वो जब मैं हुँ, बताता था घरवालों को या अपने भाई-बहनों को, कज़िन्स को, तब उनको लगता था कि हाँ, कुछ तो अच्छा कर रहा है, कि तो उससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाता है कि ये चलो जो भी कर रहा है उसमें कुछ अच्छा कर रहा है। हुँ, तो जब अगर आप इतना किसी को भरोसा दिलवा सकते हो, तो आगे भी दिलवा सकते हो कि हुँ, मॉनेटरी भी अच्छा कर लेगा। तो वही बात है कि आपको कुछ ना कुछ तो एविडेंस प्रोवाइड करना होगा किसी तरीके से। चाहे आजकल तो मेरे से तो काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग जो बिगिनर एडिटर हैं, खुद का हुँ, कंटेंट डालना शुरू कर हुँ, दिया उन्होंने। वो बताते हैं कि हमारे वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ हो गए, इतने व्यूज़ हो गए। तो वो एक तरह से एक हुँ, एविडेंस हुँ, प्रूव कर हुँ। सकता है आपका कि हाँ जी, हम इसमें कर रहे हैं और ये अच्छा जा रहा है। तो यही चीज़ हो सकती है। हाँ जी। हुँ। आई ट्रूली एग्री, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना जो वर्क है, आप प्रोफ़ाइल जो है वो दूसरे लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ, आप इतनी अच्छी एडिटिंग करते हो और आप किसी भी क्लाइंट के लिए इतने यूज़फुल हो सकते हो अगर वो आपको अपना काम दे रहे हैं तो। आई ट्रूली एग्री विद यू। तो हरसिमरन, जैसे आपने बताया कि आपने नेट जियो के साथ काम किया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किए हुए हैं और उनके लिए काम किया हुआ है। तो ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको कैसे मिली? अपॉर्च्युनिटी कैसे मिली? जैसे अभी मैं बता रहा था कि आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तो हुँ, मैं इंस्टाग्राम पे अपने फ़ोटोज़ हुँ, डालता था। तो
नेट जियो का ऐसा था, उनका कुछ कॉन्टेस्ट हो रहा था तो वहाँ मैंने अपनी फ़ोटो सबमिट करी। ओके। तो हाँ, तो 2 बार मैंने सबमिट करी, दोनों बार फ़ोटो वो सिलेक्ट हो गई थी। और ऐसे ही इनकी नेट जियो की कम्युनिटीज़ होती थी, उस कम्युनिटीज़ में सबमिट करना तो वहाँ से सिलेक्ट हो जाती थी फ़ोटोज़। और ऐसे ही एक जैसे एक ट्रैवल कंपनी था, उनका कुछ था तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था 1 हफ़्ते के लिए कंटेंट बनाने के लिए। तो वही है कि थोड़ा बहुत आपको ओके। सोशल मीडिया पे चीज़ें डालनी पड़ेंगी। मतलब लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ, नहीं तो उनको पता कैसे लगेगा कि आप क्या करते हो क्या नहीं। ओके। तो आज की डेट में आपका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो आप अर्न कर रहे हो एडिटिंग के थ्रू। सो आप एज़ अ फ्रीलांसर वर्क करते हो या आपका काम कैसे रहता है और आपको क्लाइंट कैसे मिलते हैं? तो हाँ जी, तो पिछले अराउंड 3 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो पिछले फ्यू मंथ से अभी हमने कंपनी बिल्ड की है और धीरे-धीरे हम एक्सपैंड कर रहे हैं। नए लोगों को ला रहे हैं और क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं अच्छे से, तो यही चल रहा है। और हुँ। क्लाइंट्स आते कैसे हैं हमारे पास, अभी तो मेजर क्लाइंट्स जो हैं मेरे वो रेफरल्स होते हैं, जिनका मैंने पहले काम किया वो आगे वर्ड ऑफ माउथ हुँ। देते हैं लोगों को कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। और थोड़ा बहुत क्लाइंट्स मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से आते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में अराउंड 7-8 साल हो गए इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, तो एक एक छोटी-सी एक तरह की कम्युनिटी मेरी भी बनी रखी हुई है कि हाँ, हरसिमरन पहले हुँ। फ़ोटोग्राफ़ी करता था, अब एडिटिंग अच्छा कर रहा है, तो वहाँ से मुझे काम आता रहता है। जो मैंने एक चीज़ सीखी है, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। आई नो आपको क्लाइंट मिले बट आपने क्लाइंट का काम बहुत अच्छा दिया तभी उन्होंने दोबारा आपको काम दिया। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि आप एडिटर को काम देते हो बट वो उतनी शिद्दत से आपका काम नहीं करता या जो क्लाइंट की नीड है या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिलीवरी नहीं रहती है, वो टाइमली वो डिलीवर नहीं करता, तो उसके कारण भी आपके क्लाइंट्स का जो ट्रस्ट है वो आप पे बिल्ड नहीं हो पाता और काम भी नहीं मिलता उस केस में। बट या आपके केस में आपने वो क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड किया और ओवर द इयर्स इसकी वजह से भी आपको काफ़ी काम मिल रहा है। अदरवाइज़ आज की डेट में ऐसा होता है कि कई बार मैक्सिमम केसेज़ में एडिटर्स जो है वो लूज़ कर देते हैं अपने चांसेस बिकॉज़ वो वैसी एडिटिंग ही नहीं कर पाते जो क्लाइंट की नीड रहती है। बट हरसिमरन एक और मेरा क्वेश्चन है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट की नीड बहुत ज़्यादा है बट दे आर नॉट पेइंग यू दैट मच। तो आप वो कैसे चैलेंज जो है वो फेस करते हो और उसे कैसे आप उस चैलेंजेस को फेस करते हो? जैसे आप बात कर रहे थे कि क्लाइंट की डिमांड्स कई बार उनके बजट के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो सबसे पहले हम हुँ। उनको समझाते हैं कि क्यों ये बजट आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो मोस्टली हुँ। क्लाइंट को समझ आ जाती हैं चीज़ें कि एडिटिंग इतना ईज़ी काम नहीं होता, पीछे रिसोर्सेज़ काफ़ी लगे जाते हुँ। हैं। तो बट हुँ। हाँ, हुँ। कई बार ये प्रॉब्लम होता है कि वो इतना बजट नहीं लगा सकते। तो हमारा ट्राई रहता है कि जो कोई भी नया एडिटर हो, जो अभी कम बजट में काम कर रहा हो, तो हम वो क्लाइंट उस एडिटर हुँ। को प्रोवाइड कर दें ताकि सबके लिए विन-विन सिचुएशन हो और क्लाइंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और एडिटर को भी काम मिल जाए। ओके, ग्रेट। और इसी से मेरे को एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने अपने अंडर एडिटर्स हायर किए हुए हैं, राइट? तो लेट्स सपोज़ कि जो आपने एडिटर्स हायर किए हुए हैं, अगर उन एडिटर्स ने डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच कर लिया और फिर आपके एडिटर्स जो हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट के अंडर काम करने लग गए, तो वो वाली सिचुएशन भी आपने कभी फेस की होगी ज़रूर? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि ओके। एक तो जो एडिटर्स के साथ मैं काम करता हूँ, हाँ जी। वो मतलब कि हमारा बॉन्डिंग ऐसा बना हुआ है कि वो ऐसे क्लाइंट के पास ओके, नहीं ओके। जाते। और 1-2 एडिटर्स हुँ। ऐसे हैं जिनको क्लाइंट एक्सेस भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे थ्रू ही ओके, काम ओके। करते हैं, हुँ। तो वो थोड़ा मैंने मेंटेन कर रखा है। और क्लाइंट्स का भी हुँ। अच्छा ट्रस्ट होता है मेरे साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ एडिटिंग ही हाँ नहीं, जी। उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी मेरी मदद रहती है कि अगर मान लो उनके ओके। पास टाइम नहीं है, तो हमने एआई सेटअप किया हुँ। उनके लिए। तो वो चीज़ें हुँ। अभी दूसरे एडिटर्स इतना अच्छे से नहीं कर पाते, तो क्लाइंट का एक ट्रस्ट भी है। कोई क्लाइंट मेरे साथ मान लो 2 साल, 3 साल से काम कर रहा है, तो वो हुँ। नहीं ऐसा किसी और के पास जल्दी जाता। और कुछ एडिटर्स का मेरे साथ ओके। तो मतलब ऐसे दोस्तों वाली भी बॉन्डिंग है, क्योंकि तो वो हुँ। खुद ही नहीं ऐसा चाहते कि वो मुझे बाईपास करें। हाँ जी। समझ गई, आई गॉट यू। मतलब कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है और आपने अपने जो भी कलीग्स वगैरह या जो भी एम्प्लॉइज़ आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपने उनके साथ बॉन्डिंग कैसी एस्टैब्लिश कर रखी है और कहीं न कहीं क्लाइंट का नंबर ना शेयर करना भी, ताकि एक होता है कि मिडल वे, कहीं न कहीं आप एक मिडल वे वर्क कर रहे हो और उसके थ्रू भी ऐसी चीज़ होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। हाँ जी, इट्स अ हाँ ग्रेट जी। थिंग। बिल्कुल, जैसे अब थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि अब पहले तो मैं खुद ही काम कर रहा था, अब धीरे-धीरे जैसे बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, तो हाँ ये जी। रियलाइज़ेशन होता है कि
सिर्फ आप स्किल पे अच्छे हो तो ही नहीं बिजनेस बढ़ता, आपको पर्सनल कम्युनिकेशन भी अच्छा रखना पड़ेगा, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, एडिटर्स के साथ कैसे डील करना, तो ये सब एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है, आप कह लो। हरसिमरन, जैसे कि कोई भी एक इनिशियल लेवल पे एडिटिंग स्टार्ट कर रहा है, लेट्स सपोज मुझे ही करना है, आज मुझे एडिटिंग स्टार्ट करनी है, या किसी भी पर्सन को कोई भी फील्ड से है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो प्रोफेशनल है, उसने सोचा मुझे एडिटिंग में अपना करियर बनाना है, बट अभी राइट नाउ एकदम से तो उन्हें क्लाइंट मिलेंगे नहीं। लेट्स सपोज उन्होंने कोई वर्क सीख भी लिया ट्यूटोरियल्स वगैरह से, एडोब प्रीमियर प्रो या बाकी जितने भी एडिटिंग टूल्स है उस पर काम करके उन्होंने अच्छा खासा जो है लर्निंग एक्वायर कर लिया है, बट अब वो अपना वर्क कैसे क्लाइंट को दिखाएंगे, क्योंकि वर्क उन्होंने आज तक किया नहीं है, एंड हाउ दे कैन पिच टू क्लाइंट कि हाँ जो क्लाइंट है वो उनको अपना काम दे। तो आप थोड़ा सजेस्ट करो कि कैसे एक बिगिनर स्टार्ट कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, एज अ बिगिनर सबसे पहले तो आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल थोड़ा सा बिल्ड करें। अगर आप कुछ एडिट कर रहे हैं हाँ तो जी। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे थोड़ा बहुत डालें। उससे क्या होगा कि एक तो पब्लिक का फीडबैक भी आएगा, अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया तो वो बिल्कुल चलेगा कंटेंट, उस पे व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स आएंगे, तो वो एक आपके लिए वैलिडेशन हो जाएगा कि हमने ऐसा ऐसा किया है और आपके पोर्टफोलियो में चीज़ ऐड होगी। अगर आप पर्टिकुलर किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हो, तो जैसे मैं करता था कि मुझे किसी यूट्यूबर के साथ काम करना था, वो लॉन्ग फॉर्म हाँ वीडियोस जी। बनाते थे और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस नहीं बनाते थे। हम्म। तो हाँ मुझे जी। लगता था कि उनके शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बहुत अच्छे चलेंगे, तो उनको पिच हम्म। करते टाइम मैंने 2 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस उनको बना के दिए और उनको एक्सप्लेन किया कि ये क्यों चलेंगे और हमने ये कैसे वीडियोस बनाए। तो फिर वो क्लाइंट को पसंद आए और ओके। हमें काम मिल गया। तो वो चीज़ें थोड़ा करनी पड़ेंगी कि अगर आप सामने वाले के सिस्टम में गैप देख रहे हो कि अगर उसने लॉन्ग फॉर्म बनाया, शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाया, तो आप शॉर्ट फॉर्म पे पिच कर सकते हो या आप उसके लॉन्ग फॉर्म को कैसे सुधार सकते हो। आप उसका छोटा सा सैंपल बना के उनको सेंड कर सकते हो और उनको हाई चांसेस हैं कि पसंद आएगा, अगर आपका वो गैप ओके। आप फिल कर रहे हो तो। हाँ। ओके। तो आपका 3 टाइप का एक्सपीरियंस रहा है। आपने सबसे पहले जॉब भी की है, आपने जैसे बताया, आपने फ्रीलांसिंग भी एज़ अ फ्रीलांसर भी काम किया है, एंड उसके बाद अभी आप ऑलरेडी आपके अंडर जो है एडिटर्स काम कर रहे हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि आपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा और इसमें से आपके लिए क्या कंफर्टेबल रहा, और एक एडिटर के लिए क्या स्टार्टिंग में उसे चूज़ करना चाहिए, सीधा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जॉब से स्टार्ट करना चाहिए, और हाउ शुड दे प्रोसीड इन करियर? हाँ जी, हाँ जी, तो मैं थोड़ा जर्नी वाइज समझाता हूँ। जॉब्स में जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो हाँ लॉकडाउन जी। के टाइम तो मैं ऐसा खुद के वीडियोज़ ही बना रहा था, यूट्यूब पे ऐसे ही हाँ छोटा-मोटा जी। शूट करके और काट-पीट के डाल रहा था। तो जैसा हाँ। आपको मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग एकेडमिकली भी मेरा कुछ ख़ास अच्छा था नहीं। तो ऐसे ही लोकल शहर में एक कज़िन ने मुझे एक जॉब ऑफ़र की कि उसको एक इमिग्रेशन एजेंसी में एज़ एन असिस्टेंट चाहिए, फाइलिंग एंड ऑल वो चीज़ें करने के लिए। तो मैं फ्री ही था, लॉकडाउन था, और तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टेक द अपॉर्च्युनिटी। तो जब वहाँ मैंने स्टार्ट किया तो मैं फाइलिंग करता था, वो सब चीज़ें जो इमिग्रेशन में होती है। बट वहाँ पर उनका सोशल मीडिया में वही थोड़ा गैप था, तो मैंने बताया जैसे कि मैं थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग और फ़ोटोग्राफ़ी एंड ऑल कर लेता हूँ, तो उन्होंने वो मुझे दे दिया। तो पहली जॉब मेरी ऐसे स्टार्ट हुई एज़ एन एडिटर। तो वहाँ मैंने स्टार्ट किया, तो एडिटिंग थोड़ा बहुत पहले पता था मेरे को, पर वहाँ प्रॉपर मार्केटिंग के लिए कैसे एडिट करना है, कैसे शूट करनी है चीज़ें, और क्या-क्या आप बोल सकते हो कि वीडियो में कि स्क्रिप्टिंग कैसी हो, वो थोड़ा-थोड़ा आइडिया मिलने लग गया। तो फिर उसके बाद अगली जॉब मैंने स्टार्ट की इधर अपने ज़ीरकपुर में, एक प्रोडक्शन हाउस था वहाँ पर, और ओके। उनके पास भी एज़ एन एडिटर ही जॉइन किया था मैंने, और 1 डेढ़ साल जॉब की। पर वो हमने जितना काम वहाँ पर किया, वो सबसे ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि हमने वहाँ पर स्टार्ट किया, हमने ओटीटी सीरीज़ के लिए एडिटिंग की, हमने बॉलीवुड स्टार्स के लिए एडिटिंग की, हमने कॉन्सर्ट्स किए हनी सिंह के, और काफ़ी इंडियन कंपनीज़ के काम किए, यूबॉर्न जैसी कंपनी के काम किया। तो उन चीज़ों ने काफ़ी मुझे सिखाया और थोड़ा बहुत वर्क एथिक सिखाया कि आप कैसे क्लाइंट्स के साथ डील करते हो, इंडस्ट्री के लोगों के साथ कैसे डील करते हो। तो उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि मैंने एक अच्छा स्किल सेट एक्वायर कर लिया और धीरे-धीरे मुझे कुछ लोग अप्रोच करने लग गए काम के लिए, फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। तो फ्रीलांसिंग में ये ओके। फ़ायदा रहा कि मुझे किसी टाइम का लिमिटेशन नहीं है। मुझे ज़रूरी नहीं है कि सुबह 9 बजे बैठना है या 7 बजे तक ही बैठना है। जब मन किया, जितनी देर किया, मैं बैठ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाता है। जब आप जॉब्स में होते हो तो आपके ऊपर एक टीम होती है, आपके बॉसेस होते हैं कि इसको ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ।
पर एज अ फ्रीलांसर मेरे पास वो सीधा क्लाइंट से एक्सेस होता है कि आप ये नहीं, आप ये करो तो ऐसा इम्प्रूव हो सकता है, ये करो तो वैसा इम्प्रूव हो सकता है। तो हाँ जी, वैसा रहा है। फिर अब जैसे धीरे धीरे कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, तो इधर थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। इधर मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। कई बार एडिटर हाँ अच्छे से जी। डिलीवर नहीं कर पाता डेडलाइन पे, तो फिर वो मुझे सॉल्व करना पड़ता है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो हाँ, तो ऐसे ऐसे ग्रोथ रही है। सो हरसिमरन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा करियर फील्ड है जो आप रिमोटली कर सकते हो। आप वर्क फ्रॉम होम सेटअप क्रिएट कर दो और आप आराम से, आपको लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आप कहीं पे भी एडिटिंग कर सकते हो। तो एक टाइम के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड लगता है, भाई हम काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इधर वी आर कनेक्टिंग रिमोटली। बहुत बार हम एक दो बार 1-to-1 भी मिलते हैं, बट मैक्सिमम टाइम रिमोटली वर्क ही रहता है। तो एक टाइम के बाद ये काम जो है वो मोनोटोनस नहीं लगने लग जाता, बिकॉज रोज इतनी एडिटिंग करना, एंड देन फिर बाहर किसी से इतना हैवी ह्यूज सोशलाइज इंटरेक्शन नहीं। तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ जी, हाँ जी, मोनोटोनस तो बिल्कुल हो जाता है। पर जब स्टार्टिंग एज एन एडिटर, मतलब जब मैंने फ्रीलांस किया तो मैं घर से ही करता था, तो उसमें मुझे हाँ एडवांटेज जी। ये लगता था कि अब घर पे बैठे हैं तो आपको ट्रैवलिंग या रेंट या वैसी चीज़ों का एक्सपेंस नहीं होता, तो काफ़ी अच्छा सेविंग हो जाता है। पर हाँ, 2-3 महीने बाद तो मोनोटोनस लगने ही लग जाता है। तब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कहीं न कहीं घूमने जाऊँ, या कई बार मैं सिटीज़ भी शिफ्ट कर लेता हूँ। लास्ट ईयर मैं बैंगलोर चला गया था, तो वो चीज़ें ओके। ज़रूरी रहती हैं क्योंकि क्रिएटिव लोग आस-पास होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, मोनोटोनस तो हाँ होता ही है, जी। पर आपको टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत अपना शिफ्ट करते रहना चाहिए। ये तो मैं ज़रूर मानती हूँ, क्योंकि क्रिएटिव माइंड भी तभी वर्क करता है जब आप कहीं न कहीं थोड़ा सोशलाइज़ हो। आप अगर एक ही टाइप के सेटअप में रहोगे, कहीं न कहीं वो आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो काफ़ी स्क्वीज़ हो जाएगा और आप कुछ अलग नहीं सोच पाओगे। हाँ सो जी। या आप जैसे कह रहे हो कि मुझे भी यही लगता है कि कहीं न कहीं हमें थोड़ा बहुत तो शिफ्ट ले लेना चाहिए, कभी न कभी हमें थोड़ा अपना वर्क स्पेस ज़रूर चेंज करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने कम्फर्ट ज़ोन से भी बाहर निकलें और थोड़ा एक्सपोज़र भी मिलता रहे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो लास्ट जॉब मैंने जब की थी, ये मेरा यही पॉइंट था कि मैं अराउंड 1 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा था घर से ही, और फिर हुँ, मेरे को लगा कि थोड़ा क्रिएटिव ब्लॉक हो रहा है कि मैं वो इन टच नहीं था इतना क्रिएटिव लोगों से, सिर्फ़ हुँ, क्लाइंट्स के हुँ, साथ था, क्लाइंट्स का काम कर रहा था। इसलिए जब फिर हुँ, मुझे चांस मिला तो मैं बैंगलोर में एक एडिटिंग का ही जॉब लिया मैंने, और वहाँ 1 साल लगाया, तो हुँ। अच्छा क्रिएटिव लोगों के साथ मेरा कम्युनिकेशन हुआ, तो बढ़िया रहा वैसा। तो हरसिमरन, अभी आपका एडिटिंग का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट आपके फ्यूचर के गोल्स क्या है? कि आप फ्यूचर में क्या विज़न लेकर चलते हैं एडिटिंग में? हाँ जी, फ्यूचर गोल्स मेरे ये हैं कि अभी जैसे हम कंपनी रन कर रहे हैं, तो इसके सिस्टम्स को और अच्छा हाँ किया जी। जाए, और एफ़िशिएंट चीज़ें की जाएँ। और उसके बाद हाँ मेरा जी। गोल है कि अब काफ़ी टाइम से मैं प्लान करता था कि मैं खुद का कंटेंट करूँ। तो जैसे अब हाँ जी। धीरे-धीरे थोड़ा क्लाइंट वर्क से मैं निकल पा रहा हूँ, और क्लाइंट वर्क में आगे हुँ। मेरी टीम सँभाल पा रही है, तो मैं खुद के कंटेंट पे चीज़ें काम करना चालू करूँगा। अभी तो फ़िलहाल यही गोल ओके, है। ओके, तो आप कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच रहे हो, इज़ दैट? हाँ जी, कंटेंट क्रिएटर इन द सेंस कि जैसे मेरे थोड़े आइडियाज़ हैं कि मैं हाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ जी। करूँ लोगों के ऊपर, जो ओके, लोग ओके, मुझे ओके। डेली हाँ, हाँ लाइफ़ में जी। इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो उस हाँ जी, हाँ जी। वर्टिकल की तरफ मैं ट्राई करना चाहूँगा कि मैं जाऊँ। हाँ जी, हाँ जी। ये तो आपने पहले भी बताया था, आपको फ़िल्मिंग, डॉक्यूमेंटिंग और फ़ोटोग्राफ़ी इसमें हाँ काफ़ी जी, हाँ जी। इंटरेस्ट है, और कहीं न कहीं आपका फ़ोर्टे भी है, तो इसमें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हाँ जी। ओके। सो हरसिमरन, इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू नो दैट यू आर फॉलोइंग योर पैशन, बिकॉज़ बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और जो कि ऐसा करियर रिस्क लेते हैं, बिकॉज़ आई नो क्रिएटिव फील्ड सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगती है। लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी कमाई भी हो सकती है, आपको क्रिएटिव फ्रीडम है, आपको बॉस की नहीं सुननी, बट कहीं न कहीं आप बॉस के लिए काम नहीं कर रहे, तो आपको क्लाइंट के लिए काम करना पड़ता है। कहीं न कहीं आपके क्लाइंट बॉस है उस कंडीशन में। एंड स्टिल यू टुक दैट रिस्क, आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, एंड राइट नाउ यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, बिकॉज मिडल में कहीं ना कहीं लोग आकर छोड़ ही देते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पा रहा, कभी कभी काम नहीं आता, या कभी-कभी उतनी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, बट स्टिल यू केप्ट ऑन मूविंग, और कहीं न कहीं आपकी स्टोरी मुझे काफ़ी इंस्पायर करी है, बिकॉज़ इट्स अ जर्नी जहाँ पे आपने सोचा कि आप फ्यूचर में ये काम करके खुश रहोगे, एंड एट द एंड आई बिलीव कि हैप्पीनेस मैटर करती है, मॉनेटरी एवरीथिंग विल फॉल अकॉर्डिंगली, अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो। सो दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। और आप बिगिनर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि लाइक जो स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है जो आपने स्ट्रेंथ
दिखाई और आपने ये डिसीजन लिया? हाँ जी, अभी आप जैसे बात कर रहे थे, मुझे एक थोड़ी जॉब्स के रिगार्डिंग एक थोड़ी-सी फ़नी स्टोरी याद आ गई कि जैसे आप बोल हाँ रहे थे जी, कि अनश्योर हो जाता है आदमी कई बार कि आपका पैशन फ़ॉलो करना है या बहुत नहीं। बार। तो वैसे ही मेरे साथ हुँ, भी हुआ था। तो तब मैं आईटी हुँ। जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। तो ऐसे ही किसी अच्छा, जॉब के अच्छा। लिए अप्लाई किया था मैंने, तो फ़ोन पे कोविड का टाइम था, तो फ़ोन पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो ओके, उन्होंने ओके। वेब डेवलपर का रोल था शायद, और उन्होंने मेरे से पूछा कि बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे और मुझे आते नहीं थे। जैसे उन्होंने पूछा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है? अब मुझे नहीं पता था कि होता है क्या होता है क्या नहीं, तो मैं कुछ भी उल्टा-सीधा बोल रहा हूँ। तो अब वही तो मतलब कि एक बेसिक इंजीनियर को तो पता ही होता है, अभी इतना नहीं पता होगा तो क्या ही पता होगा। तो वही सामने से मुझे हुँ। इंटरव्यूअर ने बोला कि आप और कुछ भी इसके अलावा फ़ॉलो करते हो कोडिंग एंड ऑल के अलावा? हुँ, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया हुँ। कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोज़ करता हूँ थोड़ा बहुत। तो कहते हैं यू शुड ट्राई करियर इन दैट, ये आपके बस का लग नहीं रहा। मुझे इंटरव्यूअर ने ऐसा फ़ोन पे बोला। तो ओके। तब मैंने सोचा कि बात तो सही बोल रहा है कि अगर मैं अनश्योर होके भी करियर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करना चाहूँ, तो भी मैं तो बिल्कुल हुँ। वो तो ख़त्म ही कर चुका हूँ, वो तो मैंने सीखी नहीं चीज़ें, तो वो सीखूँगा, करूँगा तो हुँ, टाइम हुँ, लगेगा। हुँ। इससे बढ़िया कि जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, उसी में मैं मेहनत करूँ। सो दैट हुँ, हुँ, वाज़ हुँ। काइंड ऑफ कि एक मोटिवेशन हो गया था मेरे लिए कि हाँ, मुझे इसमें अपना करियर बनाना चाहिए। तो वही है कि हुँ। किसी न किसी तरीके आपको खुद से नहीं तो कहीं न कहीं आप अगर यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट मानते हो, तो बाहर से कुछ न कुछ आपको हिंट्स मिल जाते हैं कि आपको क्या चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए या क्या नहीं। आई टोटली एग्री। और अब ऐसा हो गया ना कि पहले का टाइम अलग था कि पहले पेरेंट्स बोलते थे कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, यही सिक्योर जॉब है। बट आज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल पाथ ही फॉलो करना है। आज बहुत सारे करियर फील्ड निकल चुके हैं और जिसमें लोग अच्छा पैसा भी अर्न कर रहे हैं और करियर स्टेबिलिटी भी है। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो वेडिंग प्लानर हो, बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जो कि कोई भी अब ऑप्ट कर सकता है और उसमें करियर में एक्सेल कर सकता है। बस वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। हाँ, और जब ऐसा टाइम आए जब आप अनश्योर हो तब भी आपको बस आगे बढ़ते रहना है, वो माइंडसेट ज़रूर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। और आजकल तो ब जैसे मैं एविडेंस की बात कर रहा था, एविडेंस बहुत हो हाँ गया। अब जी। जैसे मान लो कि मैंने कुछ अचीव किया अपने फ़ील्ड में, तो मेरे किसी एक कज़न ने इसमें मीडिया में डिग्री स्टार्ट कर ली कि हाँ, ये एक अच्छी फ़ील्ड है, इसमें करना चाहिए। तो जैसे-जैसे हुँ, चीज़ें चेंज होती हैं, हम लोगों को देखते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो वो ओवरऑल हुँ। कम्युनिटी में इंस्पिरेशन तो लाता ही है कि चीज़ें होंगी। तो वैसे ही पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज हो जाता है धीरे-धीरे। तो वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहते क्योंकि हुँ। उनको पता है कि ऐसी चीज़ें लोगों ने पहले अचीव की हैं, तो हमारा बेटा भी कर सकता है। बेटा भी कर सकता है, हाँ। हाँ जी। और आपकी स्टोरी भी कहीं न कहीं इंस्पिरेशन है, कोई ना कोई देख के ज़रूर इंस्पायर होगा और कहीं न कहीं उसके माइंड में है कि मुझे एडिटिंग स्टार्ट करनी है और आपकी जर्नी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। इट वाज़ वेरी इंस्पायरिंग टू हैव अ कम्युनिकेशन विद यू। सो बहुत अच्छा लगा आपसे आपके बारे में जानकर और आपके एडिटिंग करियर और जर्नी के बारे में जानकर और होपफुली ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। जो भी व्यूअर्स ये कंटेंट देख रहे हैं, तो हरसिमरन काफ़ी अच्छी एडिटिंग करते हैं और आप में से कोई भी एडिटिंग करवाना चाहता है किसी भी टाइप की इंस्टाग्राम, यूट्यूब और आप ऐड कर सकते हो हरसिमरन खुद की किस टाइप की आप वीडियो एडिटिंग करते हो और आप हरसिमरन से करवा सकते हो। मैं उनके पोर्टफोलियो जो लिंक है वो शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इट्स बीन ग्रेट टू हैव अ डिस्कशन विद यू हरसिमरन एंड आप मेरे चैनल पर आए। इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। थैंक यू काजल, वैसे बहुत कम बोलता हूँ पर बोल के अच्छा लगा मुझे। और कुछ चीज़ें अभी ऐसा जर्नी के बारे में सोच रहा था तो कुछ रियलाइज़ेशंस भी हुए, तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके। थैंक यू काजल। ओके, थैंक यू सो मच हरसिमरन। थैंक